नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम आज लेके आए हैं। और ये वीडियो जो है वो रहेगा इमेज बेस्ड एमसीक्यूज का, जिसमें डिफरेंट टाइप की इमेजेस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और उनके नाम और उनके यूजेस हम यहाँ पे देखेंगे और विद रैशनल जो है उनको पूरा हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इमेज, यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई इट। किस तरीके का ये इमेज है, क्या कहलाएगा ये? ऑप्शन है आपके पास में इन्फेंट इंक्यूबेटर, ऑक्सीजन टेंट, फोटोथेरेपी मशीन और एनेस्थीसिया मशीन। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। कई लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, कई लोग इसको एनेस्थीसिया मशीन बोल रहे हैं, जो कि खोटा जवाब है। सो द करेक्ट आंसर इज इन्फेंट इंक्यूबेटर। ये क्या है? इंक्यूबेटर का पिक्चर है। ऑक्सीजन टेंट ये नहीं है, फोटोथेरेपी मशीन ऐसा नहीं होता है, एनेस्थीसिया मशीन भी बिल्कुल ऐसी नहीं होती है। ये इन्फेंट इंक्यूबेटर है। इन्फेंट इंक्यूबेटर एक इक्विपमेंट होता है जो कॉमनली पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में और पीडियाट्रिक यूनिट्स के अंदर काम में लिया जाता है। और जहाँ बच्चे का बर्थ होता है वहां पे, जहाँ बच्चा जो है डिलीवरी होती है प्रेग्नेंट लेडी का, वहां पे इसको यूज किया जाता है। या एनआईसीयू के अंदर इसको यूज करते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको एनआईसीयू कहते हैं, वहां पे इसको यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के जो इंक्यूबेटर है, इसके बहुत ही अलग अलग तरह के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं वहां पे। जनरली इसको हम यूज करते हैं फॉर दी सेफ एंड स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर न्यूबॉर्न बेबी, है ना। उसको एक स्टेबल एनवायरनमेंट देना। वो सारे न्यूबॉर्न बेबी जो प्री मैच्योर या प्री टर्म होते हैं, वो सारे बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं, प्री मैच्योर और प्री टर्म होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, वो बच्चे जिनको मदर के वूम के जैसे एनवायरनमेंट की जरूरत थी लेकिन वो बर्थ हो गए, उस तरीके की कंडीशन के लिए उन बच्चों को ये एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करने के लिए उन बच्चों को जो है ये इंक्यूबेटर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है इन्फेंट इंक्यूबेटर और ये कन्वेक्शन मेथड के ऊपर काम करता है ना। हीट को मैनेज करता है बाय यूजिंग कन्वेक्शन मेथड। तो कन्वेक्शन मेथड पे काम करके हीट को रेगुलेट करता है, बच्चे को हाइपोथर्मिया में जाने से प्रिवेंट करने का काम करता है। और कई महीनों तक इन बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है जो प्री मेच्योर और प्री टर्म होते हैं। मान लो बच्चा 7 मंथ पे बर्थ हो गया तो 9 मंथ का नहीं हो जाता तब तक उसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, ताकि वो जो है बढ़िया से अपने वेट को बढ़ा सके और अपने आप को स्टेबल रख सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज इन्फेंट इंक्यूबेटर। सेकेंड इमेज है आपके सामने, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई व्हाट इट इज। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, राइल्स ट्यूब इंसर्जन, सक्शनिंग और ट्रेक्योस्टमी। क्या किया जा रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इट्स ए, दैट इज एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। आप देख रहे हो एंडोट्रेकियल ट्यूब और लैरिंगोस्कोप, दो चीज यहाँ दिख रही है आपको। ये है लैरिंगोस्कोप, लैरिंगोस्कोप फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स, जो स्कोप काम में लेते हैं लैरिंगोस्कोप है। ये है ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब एंडोट्रेकियल ट्यूब। और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ में अटैच है पायलट, है ना, जो कि सीलिंग के लिए मदद करेगा। और इससे सिरिंज अटैच है। तो ये ट्यूब का इंसर्जन करना ट्रेकिया के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहलाता है। ये राइल्स ट्यूब नहीं है, या सक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, या ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब इसको नहीं बोलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जो ट्यूब काम में लिया जा रहा है, इसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्रोसीजर है, वेंटिलेट करने का तरीका है, इन्वेजिव प्रोसीजर है। और इसको यूज करके जो भी पेशेंट जो वेंटिलेट नहीं हो पा रहा है, जो हाइपोक्सिया की कंडीशन का शिकार हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसको साइनोसिस हो रहा है, उसको इस तरीके से इंटूबेट करके और प्रोसीजर को कैरिड आउट किया जाता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाला जाता है और वेंटिलेट किया जाता है। सो यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा ए, दैट इज एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई दिस इज द पिक्चर। क्या कहेंगे हम इसको, ये क्या है ना? यस, ये एक पोजीशन का क्वेश्चन है, पोजीशनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। और ये पोजीशन है रिवर्स ट्रिननबर्ग, ट्रिंडलबर्ग, लिथर्टमी और सुपाइन। कौन सा पोजीशन है ये? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिस इज द लिथर्टमी पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? लिथर्टमी पोजीशन। लिथर्टमी पोजीशन जो होती है,
वो इस तरह की पोजीशन है जिसके अंदर हेड जो होता है या बॉडी जो होती है वो सुपाइन कंडीशन में रहती है, और जो लेग होते हैं वो जो है इस तरीके से स्टाइरअप के अंदर होते हैं। स्टाइरअप के अंदर लेग ऊपर की तरफ स्टाइरअप लगे होते हैं बैड साइड के अंदर, और स्टाइरअप के अंदर लेग को रखना और हेड को इस तरीके से, और पूरी बॉडी बाकी बॉडी जो है उसका स्ट्रेट होना, जिस पोजीशन के अंदर काम में लिया जाता है वो पोजीशन लिथोटमी पोजीशन कहलाती है। लिथोटमी पोजीशन ज्यादातर जो है वो प्रेग्नेंट लेडी के डिलीवरी के समय यूज की जाती है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसीजर इस पोजीशन को यूज किया जाता है। इसके अलावा लेथोटमी पोजीशन जो होती है वो यूज की जाती है किसी भी तरीके का पेल्विस एरिया के अंदर एग्जामिनेशन का पर्पज, या पर वेजाइनल अगर कोई एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, तो पेल्विस एरिया का या जेनाइटल ऑर्गन के एग्जामिनेशन के दौरान, प्रेग्नेंट लेडी के उसके एग्जामिनेशन के दौरान इसी तरह की पोजीशन को यूज करके आराम से हम जो है एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये इस पोजीशन के मोटे मोटे तौर पे यूजेज है। स्टाइरअप जो यहाँ ये एरिया है इसको स्टाइरअप कहते हैं, और ये जो लेग होते हैं तो ये स्टाइरअप के अंदर लगे रहते हैं। तो नाम है पोजीशन का लिथोटमी। सुपाइन पोजीशन एकदम फ्लैट होता है। टनलबर्ग पोजीशन जो होती है उसके अंदर हेड जो होता है वो लोअर होता है, हेड जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। इस तरीके से अगर ये पोजीशन होती है जहाँ हेड यहाँ है और लेग यहाँ है तो इसको हम टिनलबर्ग पोजीशन कहते हैं। और रिवर्स टिनलबर्ग पोजीशन जो है टिनलबर्ग का उल्टा, मतलब टिनलबर्ग में ये हेड है और ये लेग है, ऐसा होता है। रिवर्स टिनलबर्ग जो है वो इस तरीके की होती है जिसके अंदर हेड यहाँ होता है और लेग यहाँ होते हैं। ये भी एक तरह स्ट्रेट पोजीशन है जिसमें हेड ऊपर है लेग नीचे है, इसमें हेड नीचे है लेग ऊपर है, टिननबर्ग और रिवर्स टिननबर्ग। और सुपाइन पोजीशन में सीधा हेड यहाँ लेग यहाँ। और ये पोजीशन लिथोटमी है जिसमें सीधा होके इस तरीके से, तो हेड यहाँ है लेग यहाँ है नी यहाँ है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लिथोटमी पोजीशन। नेक्स्ट ये इमेज है और आपको बताना है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई इट। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इन्फेंट इंक्यूबेटर, रेडियंट वार्मर, फोटोथेरेपी मशीन, हीटर, व्हाट इट इज। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इंक्यूबेटर अभी हमने देखा तो ये इंक्यूबेटर नहीं है, फोटोथेरेपी मशीन भी ये नहीं है, फोटोथेरेपी मशीन के अंदर ये सब चीजें नहीं होती है जो बाकी दी हुई है ना। ये ऊपर वाली लाइट को ना देके बाकी सब चीजों को देखें, या मॉनिटरिंग देखें, बच्चे के लेटने की जगह देखें, आईवी फ्लूइड को लगाने का जगह देखें, सब चीजें हैं यहाँ पे। सो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियंट वार्मर। क्या बोलते हैं हम, रेडियंट वार्मर। ये जो मशीन है, ये जो पिक्चर है, ये किसका है, रेडियंट वार्मर का। ये हीटर नहीं है, ये फोटोथेरेपी मशीन नहीं है, ये इन्फेंट इंक्यूबेटर नहीं है, ये कहलाता है रेडियंट वार्मर। रेडियंट वार्मर जो होता है वो बेबी वार्मिंग डिवाइस होता है, बच्चे को वार्म करने का डिवाइस होता है। बच्चे की बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, ये मेंटेन करता है बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रेट को ये लिमिट करता है ना। और हीट जो होती है उसमें टेंडेंसी होती है कि वो जो है बढ़िया डायरेक्शन के अंदर फ्लो करे, और वो जो है बच्चे को वार्म रखे, पूरे एनवायरनमेंट को वार्म रखता है। ये जो जिस मेथड पे काम करता है वो रेडिएशन मेथड होता है। रेडिएंट वार्मर जिस मेथड पे काम करता है उसको रेडिएशन मेथड कहते हैं, और ये बच्चे को वार्म रखने में मदद करेगा इंस्ट्रूमेंट। तो नाम है इसका रेडिएंट वार्मर, बच्चे के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन में यूज किया जाता है, और बच्चे को वार्म रखने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर इमेजेज एंड आइडेंटिफाई इट, लुक एट द पिक्चर। क्या है ये, बहुत अच्छे, कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये है पल्स ऑक्सीमीटर। क्या है ये, पल्स, पल्स ऑक्सीमीटर। ये है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमीटर या पल्स ऑक्सीमेट्री जो होता है एक नॉन इन्वेजिव मेथड है, नॉन इन्वेजिव मेथड है, और ये यूज किया जाता है किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के सेचुरेशन का लेवल चेक करने के लिए, है ना। इसकी रीडिंग जो होती है वो पेरिफेरल ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है बेसिकली जो है इसकी रीडिंग जो होती है वो पेरिफेरल एरिया में हम चेक करते हैं, और ऑक्सीजन का सेचुरेशन का लेवल जो है हम इसका रूल आउट करते हैं। हालांकि इससे जो है आर्टीरियल ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है, आर्टीरियल ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो है वो थोड़ा पता नहीं चलता है, इसलिए हम एबीजी करते हैं, है ना, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उससे एग्जैक्टली पता चलता है। ये पेरिफेरी में लगाते हैं और पेरिफेरल ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल चेक करते हैं। तो ये इतना मतलब अपन कह सकते हैं कि भरोसेमंद नहीं होता है, लेकिन इससे मोटा मोटा आइडिया हो जाता है हमें
फिर हम कंफर्म करने के लिए एबीजी कर लेते हैं। जिस भी मरीज में अगर हमें हाइपोक्सी कंडीशन लग रही है, हमें लग रहा है ऑक्सीजन की कमी है, तो हम फिर एबीजी एनालिसिस कर लेते हैं और उससे हमें फुली आइडिया वहां पे हो जाता है। तो ऑक्सीजन के सेचुरेशन के लेवल का पता लगाने का एक नॉन इन्वेजिव तरीका है पल्स ऑक्सीमेट्री। तो ये यूज किया जाता है वहां पे पल्स ऑक्सीमेट्री। नेक्स्ट ये डिवाइस है, यू हैव टू लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो, व्हाट इट इज। बहुत अच्छे। दिस इज नोन एज रेस्पायरोमीटर, है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर या इन्वेजिव स्पायरोमीटर, है ना, नॉन इन्वेजिव स्पायरोमीटर, इसको स्पायरोमीटर के नाम से जानते हैं, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर ना, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो है ये 3 बॉल का मीटर है ना, रेस्पायरोमीटर भी कहते हैं। ये इसमें ट्यूबिंग दी हुई होती है। इसको यूज किया जाता है, ये मदद करता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने के अंदर। वो मरीज जिनमें वो जो गैसेज है उनका रिटेंशन होता है, जैसे सीओपीडी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, तो लंग्स को खाली करने के लिए पेशेंट जो है इसको यूज करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के पर्पज से। पर्स लिप ब्रीदिंग करता है, बाहर की तरफ जो है एयर को एक्सेल करके अपने लंग्स को खाली करता है ताकि उसके अंदर अंदर एयर भरने का जगह बने। और इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ये इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत मददगार होता है। और पेशेंट जो होता है वो बड़े मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कैरिड आउट करता है, और जिससे उसकी डिजीज जो है उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलता है और गैस एक्सचेंज अच्छे से होता है और बॉडी जो है उसकी हाइपोक्सिक कंडीशन जो है वो ट्रीट होती है। नेक्स्ट ये इमेज है, आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ इमेज इज दिस। ये ऑक्सीजन देने का एक मेथड है जिसमें आगे की तरफ आप देख रहे हो मास्क लगा हुआ होता है, पीछे की तरफ एक बैग लगा होता है। और अगर इस तरह से पीछे की तरफ बैग लगा होता है, इसको नॉन रीब्रीदर, है ना, ऑक्सीजन मास्क कहते हैं, नॉन रीब्रीदर, एनआरबी। ऑक्सीजन देने का एक तरीका है जिसमें नॉन रीब्रीदर ये तरीका है, नॉन रीब्रीदर, रीब्रीदर ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन मास्क, नॉन रीब्रीदर टाइप का ये ऑक्सीजन मास्क है जिसके अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है, पेशेंट जो होता है वो एक्सेल करता है, यहाँ पे जो है बैग भरता है, फिर वापस इनहेल करता है, फिर बैग भरता है। इस तरह का तरीका है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सेचुरेशन को मेंटेन करता है। मतलब जब ऑक्सीजन देने के तरीके की हम बात करें, चाहे वो नेजल कैनुला है, चाहे वो फेस मास्क है, इसके अलावा ऑक्सीजन हुड है, ऑक्सीजन टेंट है, उनमें सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा 90 to 100% सेचुरेशन मेंटेन करने का काम जो होता है वो नॉन रीब्रीदिंग कर सकता है। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का सेचुरेशन को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, तो नॉन रीब्रीदिंग मास्क इसको बोला जाता है। एक फिक्स अमाउंट में बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन को सेचुरेट करने का काम जो है वेंचुरी करता है, लेकिन ये 90 to 100% हाईएस्ट सेचुरेशन को मेंटेन करने में मदद करेगा नॉन रीब्रीदिंग मास्क। अगेन आइडेंटिफाई द पिक्चर विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द पिक्चर। क्या है ये, आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे बच्चे का हेड जो है वो साइज में बड़ा है, इसको जो है माइक्रोसिपेली कहते हैं। टॉट एंड साइनी स्किन है। स्काल्प वैन जो है वो विजुअलाइज है, स्काल्प वैन यहाँ पे दिख रही है आपको। आई जो है बाहर की तरफ प्रोट्रूज हो रखी है ना, तो आई का प्रोट्रूजन, स्काल्प वैन का विजिबल होना, टॉट एंड साइनी चमकदार स्किन का होना, खिंची हुई स्किन का होना और माइक्रोसिपली होना, ये सारे के सारे साइन जो है वो इंडिकेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आई जो है उसके ऊपर से स्क्लेरा का विजिबल होना सनसेट आई साइन कहते हैं। तो सनसेट आई साइन, मैसवेन साइन, टॉट साइनी स्किन, विजिबल स्काल्प वेन, हेड का साइज में बड़ा होना मैक्रोसिपेली, ये सारे के सारे साइन इंडिकेट करते हैं हाइड्रोसिपेलस को। किसको इंडिकेट करते हैं, हाइड्रोसिपेलस। हाइड्रोसिपेलस एक कंडीशन है जिसके अंदर सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल्स, और उसकी वजह से बच्चा जो है उसके हेड का साइज ऐसा बड़ा हो जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप का हाइड्रोसिपेलस बच्चों के अंदर नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का रहता है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस इज द मोस्ट कॉमन हाइड्रोसिपेलस इन द न्यूबॉर्न बेबी। नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का हाइड्रोसिपेलस मोस्ट कॉमन टाइप का हाइड्रोसिपेलस देखने को मिलता है। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सन्टिंग प्रोसीजर कैरिड आउट होते हैं। ये इमेज जो होता है वो किसका है, हाइड्रोसिपेलस का। सिंपली आपको पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर आपको वहां पे सनसेट आई साइन, है ना, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, मैक्रोसिपेली, विजिबल स्काल्प वेन, टॉट साइनी स्किन, ये सब देख रहे हैं, पिक्चर में दिख रहे हैं आपको, तो ये कंडीशन हाइड्रोसिपेलस कहलाती है।
नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। ऑप्शन है निडल होल्डर, ओवम फोर्सेप, टूथ फोर्सेप और आर्टरी फोर्सेप, एंड दिस इज द पिक्चर। आप अगर पिक्चर को देखें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्या है। ये निडल होल्डर है, ये निडल होल्डर नहीं है, क्योंकि निडल होल्डर में कभी भी एंड पोर्शन के ऊपर ये चीज नहीं होती है। ये ओवम के आकार की है, इसलिए इस फोर्सेप को क्या नाम देते हैं, ओवम फोर्सेप। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ये क्या है, ओवम फोर्सेप है। टूथ फोर्सेप में एंडिंग पार्ट जो है वो टूथ टाइप के रहते हैं, और आर्टरी फोर्सेप जो होती है वो आर्टरी होती है और आगे फोर्सेप जैसा उसमें कट्स दिए होते हैं। तो ये ओवम शेप में है, और यहाँ पे जो है फोर्सेप जैसे कट होते हैं इस तरीके से, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप जो होती है वो ज्यादातर यूट्राइन के अंदर के जो ऑर्गन है उनको होल्ड करने में ये यूज किया जाता है ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर रिलेटेड टू द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनोकोलॉजिकल। कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसमें होल्डिंग पर्पज से इसको यूज किया जाता है। नाम है इसका ओवम फोर्सेप। इट्स नॉट नीडल होल्डर, इट्स नॉट टूथ फोर्सेप, इट्स नॉट आर्टरी फोर्सेप। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओवम फोर्सेप। तो ये कुछ मजेदार इमेज बेस्ड के एमसीक्यूज आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मिलता है दोबारा एक नए वीडियो और नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।